सलाम एवरीवन। आप सबका दिली इस्तकबाल है आज के सेशन में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट पे, भोपाल रियासत और उसकी जोग्राफ़ी, उसकी सामाजी और माशी जानकारियों पे आधारित है हमारा आज का ये सेशन। तो आखिर तक बने रहें, प्रोग्राम को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भोपाल रियासत, जिसके इर्द गिर्द काफ़ी रियासतें हैं, काफ़ी जो है स्नैपशॉट्स रिसोर्सेस के लगे हुए हैं, ये खुद में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा भोपाल की जोग्राफ़ी से। भोपाल लाई करता है सेंटर ऑफ इंडिया में, जो कि स्ट्रेच था भोपाल स्टेट आष्ठा से सिलवानी तक। ये वेस्ट से ईस्ट में और साउथ में होशंगाबाद, जिसे आज का नर्मदापुरम भी कहा जाता है, उससे बेरसिया तक नॉर्थ में। इस जोग्राफ़ी में कई फीचर्स आते थे, जिनमें सबसे मेन फीचर था पहाड़ी सिलसिलों का। भोपाल खुद विंध्याचल के पहाड़ी सिलसिले पर कायम है। वहीं नर्मदा नदी के उस पार दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी सिलसिला है, जिसमें पचमढ़ी का हिल स्टेशन आता है। उसके साथ साथ मालवा की पठार, जो कि भोपाल के वेस्ट से इंदौर, उज्जैन तक फैली हुई है, वो एक समतल मैदान की तरह है, जहाँ पे काफ़ी जो है खेती बाड़ी और व्यवसाय के अवसर हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे भोपाल से लगे दक्षिण में जंगलात की बात करें, भोजपुर के पास ओबेदुल्लागंज ज़िले में, रायसेन ज़िले में, आगे जाके सिलवानी, उदयपुरा, हैदरगढ़, बासोदा, राहतगढ़, इधर जंगल भरे पड़े हुए हैं, जिन जंगलों में कुछ जंगलों को तयशुदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, जैसे रातापानी सेंचुरी, जहाँ पर तेंदुए, शेर, भालू, सांप आदि जानवर पाए जाते हैं। साथ में इन जंगलों से बेशकीमती सागौन लकड़ी भी पर्याप्त होती है, जिससे उम्दा किस्म का फर्नीचर बनता है। और इन जंगलात से सटा हुआ इलाका नर्मदा दोआब का, जो कि नसरुल्लागंज, नर्मदापुरम या होशंगाबाद से लग के ईस्ट में जाता है, साईखेड़ा और इसके परे और आगे तक, ये पूरा दोआब का इलाका जो है चावल की खेती के लिए मशहूर है। होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में काफ़ी चावल की खेती होती है। वहीं अगर हम भोपाल के वेस्ट में आते हैं, सीहोर ज़िले में, तो सीहोर का शरबती गेहूँ विश्व प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में इसका अपना नाम से ब्रांड है और इसी वजह से ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है दूसरे गेहूं के ब्रांड की तुलना में। फिर बात करते हैं शुजालपुर की। यहाँ पे प्याज की खेती बहुत अच्छी होती है। वहीं नरसिंहगढ़ में अफीम की खेती भी बहुत अच्छी होती है और नरसिंहगढ़ मंदसौर बेल्ट की अफीम सबसे अच्छी क्वालिटी की अफीम मानी जाती है, जो कि अफ़गानिस्तान की अफीम से भी बहुत बेहतर अफीम होती है। इसके बाद बात करते हैं फिशरीज़ की। तो जगह जगह इस रीजन में
तालाब, डैम, नदी मौजूद हैं जिसमें अच्छा खासा फिशरीज़ का काम है और यहाँ प्राप्त होने वाली अच्छी मछली की ब्रीड में संबल मछली, पड़ीन, इसके साथ रेहू, कतला और हाल ही में फिशरीज प्रमोशन के तहत तलबिया और मुंगेर जैसी मछलियों का काफ़ी उत्पादन होता है। साथ ही हम बात करें ऐतिहासिक धरोहरों की तो सांची का विश्व प्रसिद्ध स्तूपा, भोपाल के अंदर शौकत महल जैसा विश्व प्रसिद्ध महल, उसके साथ भोपाल में ताजुल मसाजिद, इकबाल मैदान और फतेहगढ़ का किला भी मौजूद हैं। वहीं किलों की बात करें तो रायसेन का किला अपने आप में नाम रखता है। ये परमार राजपूतों का बनाया हुआ वो किला है जिसको शेर शाह सूरी ने फतह किया था और फतह करने के उपरांत उन्होंने वहीं के परमार राजा के भतीजे को या भांजे को वहाँ का अधिकारी बना दिया था और ऐसा करके रायसेन में मुस्लिम रियासत का काल शुरू हुआ। फिर ये आगे चल के भोपाल रियासत का हिस्सा बन जाता है और पेरसिया जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भोपाल रियासत को एक तोहफे के तौर पे दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ की भोपाल और इस खत्ते की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की, सामरिक लोकेशन की, तो ये भोपाल जो है ये हिंदुस्तान के बीचों बीच आता है और भारतीय रेल नेटवर्क के भी बीच में आता है। यहाँ पर दो मेन लाइनें जंक्शन भोपाल पर मिलती हैं, जिसमें से एक वेस्ट से आने वाली लाइन गुजरात से जो कि सीहोर के ज़रिए भोपाल पहुँचती है, वहीं साउथ से आने वाली लाइन ओबेदुल्लागंज और मिसरोत से होती हुई भोपाल पहुँचती है और ये फिर नॉर्थ में विदिशा और आगे दिल्ली तक जाती है। ऐसी दो प्रमुख लाइनें भोपाल को ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत अच्छी स्थिति में रखती है। साथ ही भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी मौजूद है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं है, अगर उसके कार्यशैली को देखें तो वो डोमेस्टिक ही है क्योंकि यहाँ से कोई अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट अभी तक ऐसी शुरुआत नहीं हुई है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ और औद्योगिकरण की बात करें तो इसमें भोपाल काफ़ी पीछे है। हालांकि शुरुआती भारत के स्वतंत्र दौर में यहाँ पे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निर्माण हुआ, जब यहाँ के सीएम श्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि आगे चल के भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं, हुआ करते थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसी समय हुआ करते थे। यहाँ पर BHEL में इन्होंने विदेशियों को बुला के उनकी सलाह मशवरे से एक विश्व स्तरीय फैक्ट्री जो कि एशिया की बड़ी फैक्ट्रियों में आती है उसको स्थापित किया। उसकी वजह से काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला शुरुआती दौर में, लेकिन आज वहाँ से भोपाल का जनमानस जो है वो रोज़गार से वंचित है। वहाँ पर भारत के अन्य इलाके से आने वाले लोग तो मिलेंगे, लेकिन भोपाल का मुकामी लोकल वहाँ पे कम ही देखा जाएगा। ये सब सरकारी पॉलिसीज़ की वजह से भी हुआ। फिर इसके बाद भोपाल से लगा मंडीदीप इंडस्ट्रियल जोन में HEG और कई ऐसी फैक्ट्रियाँ, नाहर मिल्स मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ग्रोथ रेट था वो रुक जाता है और पिछले 20 से 30 साल में उस
ग्रोथ में कोई इंक्रीमेंट, कोई वृद्धि नहीं दिखाई देती। और ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट का पसंदीदा मुकाम इंदौर का प्रीतमपुरा डिस्ट्रिक्ट ही समझ में आता है। यहाँ फिर सरकार की नाकामियाँ हैं, क्योंकि इंदौर कनेक्टिविटी के लिहाज से भोपाल से बहुत पीछे है। भोपाल मेजर जंक्शन है जहाँ से रेल और रोड की कनेक्टिविटी बेहतर है बनिस्बत इंदौर के। उसके बावजूद भी उस एडवांटेज को सरकार द्वारा इस्तेमाल करने की कोई भी पहल नहीं दिखाई देती। इसके साथ व्यवसाय और कमर्शलाइजेशन की बात करें तो यहाँ भी भोपाल काफ़ी पीछे है। पुराने भोपाल का हाल किसी गांव से अच्छा नहीं, जहाँ कमाई के मौके बहुत कम हैं, जिसकी वजह से पुराने भोपाल के लोग अक्सर जो है छोटे मोटे काम जैसे कबाड़ी, मैकेनिकी, गाड़ियों में ऑटो डील, प्रॉपर्टी की ऑटो डील में ही मुलव्विस दिखाई देते हैं। साथ ही शिक्षा संस्थानों की बात करें तो 100 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज, कई डेंटल कॉलेज, लॉ के कॉलेज होने के बावजूद भी भोपाल की शिक्षा प्रणाली एक क्वालिटी और सर्वोच्च प्रकार की शिक्षा देने में असफल दिखाई देती है और एक सब स्टैंडर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का टैग यहाँ पे एक दाग की तरह लगा हुआ है, जिसको हटाने के लिए फिर सरकार को काफ़ी सुधार करने होंगे एजुकेशन प्रोग्राम में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, एग्ज़ाम सिलेबस में, और इसके साथ जो इंटर्नशिप और ट्रेनिंग का एटमॉस्फेयर है, जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है किसी भी पढ़ाई का, उस पे उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और वो जब ही आएगा जब यहाँ के उद्योगों में, इंडस्ट्री में उसकी ज़रूरत पैदा होगी। तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे जाता है। डिमांड होगी, इंडस्ट्री काम करेगी, फैक्ट्री सामान बनाएगी, वर्क प्लेस जो है प्रोडक्शन करेगी। उस प्रोडक्शन के तहत वही जगहें उसको कैसे किया जाता है, इसके लिए ट्रेनिंग हब्स में तब्दील होंगे, जहाँ पे इंटर्नशिप हासिल करने कॉलेज के स्टूडेंट्स आया करेंगे। वो रियल प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में सीखा करेंगे, जिससे उनकी थ्योरी में चांद चांद लगेगा, जो वो फिर अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और ऐसा करके ओवरऑल एजुकेशनल क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा। तो सारा का सारा जो जुज़्व है, जो सार है, वो इसी पे टिका है कि भोपाल में आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण की सख्त ज़रूरत है और ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है, जिसको देखना पड़ेगा कि ये पूरी हो। हाल ही में आए मुख्यमंत्री मोहन यादव काफ़ी डायनेमिक मालूम होते हैं और काफ़ी विकास की दिशा में काम कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो इन विषयों को ज़रूर संबोधित करेंगे और इस पर बेहतर निर्णय लेंगे। इसके साथ साथ भोपाल के एक और एस्पेक्ट की मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि भोपाल का एक जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो बहुत रिच है। भोपाली तहज़ीब हालांकि अच्छी तहज़ीब नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ पे व्यंग, मजाक, हंसी खिल्ली और गाली गलौज का बहुत इस्तेमाल होता है यहाँ के फोक कल्चर में। तो ये वैसी तहज़ीब नहीं है जैसे कि आपको लखनवी तहज़ीब देखने को मिलता है। लेकिन अगर लखनवी तहज़ीब सफ़ेद रंग है तो भोपाल काला रंग है, ये उस किस्म की तहज़ीब है। तो इसका एक अपना फ्लेवर है। जैसा कि आपने फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार अदा करने वाले एक्टर जगदीप साहब को देखा होगा कि उनका एक अनोखा लहजा, एक अनोखा तरीका, अंदाज़े बयां था। तो भोपाली अक्सर जो बात करते हैं वो व्यंग में टांग खींच के करते हैं,
ये यहाँ का एक हवा में कल्चर है। तो आप इस कल्चर को एंजॉय करें और ज़्यादा गुस्सा ना हो ऐसी बातें सुन के, क्योंकि भोपाल में अक्सर आपको लोग जो है वो ऐसी बातें करते हुए मिलेंगे जिससे आप गुस्सा हों। लेकिन इसको लाइटली लें, ज़्यादा ध्यान न दें इन बातों में। चाय एंजॉय करें, अच्छा खाना एंजॉय करें, साथ में मेहनत भी करें ताकि बीपी कोलेस्ट्रॉल की परेशानी ना हो आपको। और ये वीडियो जो है इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे विदा लेते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखिए, मज़े में रहिए। धन्यवाद।